तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के लिए 69वें बीपीएससी 2026 प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए इतिहास के प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, हाथी, घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प रहा करते थे 2023 में। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, घोड़ा। अगला दूसरा प्रश्न है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आजीविक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म या शैव संप्रदाय? सही विकल्प बौद्ध धर्म हो जाएगा, सी विकल्प। और अगला तीसरा प्रश्न है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई या एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन? तो ये एक प्रकार का कढ़ाई है, सही विकल्प सी हो जाएगा। एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसे कि सुजनी कहा जाता है। अगला चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। दूसरा कथन है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा कथन है कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। और चौथा कथन है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। बताना है कि इनमें से गलत कौन कौन से हैं। तो जो पहला कथन है कि बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, ये गलत है क्योंकि भागलपुर में स्थित था। ठीक है, तो पहला तो ऐसे गलत हो जा रहा है। दूसरा कथन कि राजा गोपाल ने इसकी स्थापना की थी, तो ये भी गलत है। राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, तो है ना, तो पहला और दूसरा गलत है। तीसरा कथन सत्य है, चौथा सत्य है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि गलत कथन 1 और 2 है। विकल्प सी सही हो जाएगा, है ना। और ये प्रीवियस ईयर में भी यानी कि 68वीं बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला पांचवा प्रश्न देखेंगे हम। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। और दूसरा कथन है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा कथन कि प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। ये प्रश्न यूपीएससी 2015 में पूछा गया था, प्रीलिम्स यूपीएससी 2015 में। अब बाबर 1526 में आता है। अब लिखा है पहला कथन कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, गलत है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी अपने दक्षिण भारत में युद्ध हुआ था, वहाँ पे बारूद का उपयोग हो चुका था, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन के क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ऐसा नहीं है। दिल्ली सल्तनत में ही, जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो उस समय मेहराब और गुंबद का परिचय भारतीय शास्त्र मतलब भारत में भारतीय वास्तुकला में हो गया था, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा कि प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, सही बात है ये। चौथा कि युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, मतलब इसके बाद ही, यानी कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें बाबर ने तोपों का बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया था। तो तीसरा और चौथा सही है, अतः सही विकल्प जो है सी हो जाएगा, 3 और 4। अगला छठवां प्रश्न देखेंगे हम। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? कालीकट, सूरत, कैम्बे, ब्रोच? सही विकल्प यहाँ पे सूरत हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न देखेंगे हम। 7वां प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में या विजयनगर प्रशासन में? तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि यह जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद है यह मराठा प्रशासन में प्रचलित थी। 8वां प्रश्न है कि बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? बाग में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में? तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि यह अजंता में स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला, वर्तमान जिले का नाम बदल गया है, ये छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, वहाँ स्थित है।
अगला 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा कथन कि हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ चीनी यात्रियों के संबंध में, ध्यान दीजिएगा आप कि ए से लेकर जेड के रूप में आए हैं। आप वैसे गिनिएगा ABCDEFGHI। इत्सिंग भी आए हैं इंडिया में। तो अब फाहियान की बात करें तो फाहियान कब आया था, यानी कि ABCD में F पहले आता है। ABCDEF, F आता है, F के बाद आता है G, उसके बाद आता है H, यानी कि पहले फाहियान आता है फिर आता है ह्वेनसांग। तो फाहियान हर्ष के शासनकाल में आया, गलत हो जाता है इस ट्रिक के हिसाब से। और वैसे अगर याद है आपको तो कोई बात नहीं है, पर याद रखने का आसान ट्रिक है, क्योंकि हर्ष जो है ये प्राचीन भारत के मतलब 5वीं शताब्दी में ये मतलब उत्तर भारत में शासन करते हैं। ठीक है, तो जो फाहियान है ये हर्ष के समय नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, और ये जो हेनसांग हैं ये आते हैं हर्ष के दरबार में। तो दोनों आगे पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों कथन गलत है, इसलिए सही विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 10वां प्रश्न है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश। तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि ये बलबन के द्वारा फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की गई थी। अगला 11वां नंबर प्रश्न है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। सही विकल्प ए हो जाएगा, उत्तर भारत। 12वां प्रश्न है कि वुड्स के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा कथन है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। तो ये दोनों कथन सही हैं, सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। चेरो राजवंश, पोइनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश या पिथिपति। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये कर्नाट राजवंश के समय हुआ था, तो विकल्प सी। अगला 14वां प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ध्यान दीजिएगा, आपको मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी बतानी है। राजगृह, चंपा, वैशाली या पाटलिपुत्र। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, राजगृह। अगला 15वां प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन कि इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा कथन कि इसे गेंगिंग अधिनियम के नाम से के रूप में जाना जाने लगा। तीसरा कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। एक और दो, दो और तीन, केवल एक, एक, दो और तीन। तो ये सभी कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला 16वां प्रश्न है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। केवल एक और दो, केवल एक, तीन और चार, केवल दो, तीन और चार, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि सिर्फ पहला और दूसरा कथन सही है, बाकी तीसरा और चौथा गलत है। अगला 17वां प्रश्न है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी। कौटिल्य, कामंदक, चरक या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी हो जाएगा, कामंदक के द्वारा नीति सार लिखी गई थी, है ना। अगला 18वां प्रश्न कि फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ईश्वरदास नागर, भीमसेन, हरिदास या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प ए हो जाएगा, ईश्वरदास नागर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला
19वां प्रश्न देखेंगे हम। 19वां प्रश्न है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला 20 नंबर प्रश्न, 20वां प्रश्न है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1912 में अलग हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, 1912। 21वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कथन 1 है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। कथन 2 है कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा कथन कि समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला 22वां प्रश्न है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, हाँ यानी कौन थे? मुजफ्फर अहमद, बत्तख मियाँ, मीर इकबाल, मीर बकवाल या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, ये बत्तख मियाँ थे। 23वां प्रश्न है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती या पीर अली खान? सही विकल्प सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला 24वां प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है, यानी कि सबसे पहले फिर सबसे बाद में क्या है आपको बताना है। तो ये देखिए, जो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में हुआ था, वहीं सूरत विभाजन की बात करें तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह 1908 में हुआ था। और ये जो मार्ले मिंटो सुधार है ये 1909 में हुआ था, जिसे कि तो यहाँ पे नंबर 1 पे 2 4 1 3 आ जाएगा। तो सही विकल्प इस कंडीशन में बी हो जाएगा, 2 4 1 3। अगला 25वां प्रश्न देखेंगे हम। 25वां प्रश्न है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि लॉर्ड लिटन जो है इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इनसे संबंधित हैं। तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अलग से। और 26वां प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर की लड़ाई खत्म होती है 1764 में, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। अगला 27वां प्रश्न देखेंगे हम। 27वां प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? ये ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बिहार पीएससी पूछता है इस प्रश्न को। तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, और ये जो बिल्डिंग है ये पटना कॉलेज में है स्थित। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 1632 ईस्वी। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? असहयोग, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल या रॉलेट सत्याग्रह? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अहमदाबाद हड़ताल, जो कि अहमदाबाद मिल में किया गया था, मिल मजदूरों के साथ हड़ताल किया गया था वहाँ। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला 29वां प्रश्न है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? अब बिहार केसरी की बात हो रही है सन 42 में, तो ये थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। 30वां प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, बी विकल्प है कि क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, सी विकल्प है कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, या फिर डी विकल्प है कि चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया।
बिल्कुल सिंपल सा है, सी विकल्प हो जाएगा इसका, कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना कर दी गई। ठीक है। अगला 31वां प्रश्न है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, यह कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। ठीक है। अगला 32वां प्रश्न देखेंगे हम। 32वां है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैट्रिक या पी लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर, जे एंड्रू, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पी लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, बल्कि जे एंड्रयू जो थे ये सदस्य नहीं थे। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला 33वां प्रश्न है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर, यानी सेफ्टी वाल्व थ्योरी के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि यह विचार लाला लाजपत राय के थे। अगला 34वां और अंतिम प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो पहली बार जब प्रस्ताव पारित किए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, वो कौन सा अधिवेशन था? तो यहां पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी अगली वीडियो में